पिछली क्लास में हमने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। उसमें किस किस तरह अलग अलग धाराएं जुड़ी, ये शहरों का देखा था सिर्फ। आज हम आगे देखेंगे ग्रामीण इलाकों से कि ग्रामीण इलाकों में ये विद्रोह किस तरह फैला। तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे फैला? असहयोग आंदोलन पहले शहरों में था, उसके बाद धीरे धीरे वो गांव तक फैल गया। कई हाँ। किसान, आदिवासी। क्यों तूने पढ़ाया नहीं है? अबे ऐसे कुछ वो जो काम मैंने करवा रखा वो अवध में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सन्यासी बाबा रामचंद्र, किसानों का नेतृत्व करने के लिए। तो बाबा रामचंद्र जो थे वो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे। फिजी ये अमेरिका के थोड़ा सा दक्षिण में एक द्वीप है। गिरमिटिया मजदूर होते हैं, जब अंग्रेजी शासन चल रहा था तो लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज, इन जगहों पे ले जाया गया, जिन्हें बाद में कहा गया गिरमिटिया। और उन्हें एक एग्रीमेंट के द्वारा ले जाया जाता था वहां पे। तो इसलिए इन मजदूरों को उस एग्रीमेंट को मजदूर कहने लगे गिरमिट। तो इसलिए इन मजदूरों को कहा जाने लगा गिरमिटिया मजदूर, जो भारत से बाहर फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज में ले जाए गए थे। तो इनका आंदोलन जो था वो तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से लगान और कई तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को उनके लिए बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब काम, मुफ्त में काम, जिसके लिए कोई उन्हें वेतन या पैसा नहीं मिलता था। पट्टेदार के तौर पे, पट्टेदार होता है किराए पे खेती करना, तो उसके तौर पे उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे किसानों के। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पे उनका अधिकार ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए। पहली मांग थी किसानों की लगान कम करना, दूसरी मांग थी बेगार खत्म करना, और तीसरी थी दमनकारी जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार द्वारा बाहर करना। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नई चीज लगा दी, नाई धोबी बंद। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। तो अक्टूबर आते आते जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों ने अवध किसान सभा का गठन किया। एक किसान सभा बनाई किसानों की, जिसका नाम रखा गया अवध किसान सभा। एक ही महीने में इस संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन गई। एक महीने में अलग अलग जगह 300 ब्रांच। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसान जो थे वो आंदोलन के ऐसे स्वरूप में विकसित हो गए थे जिससे कांग्रेस खुश नहीं थी। 1921 में जब आंदोलन फैला, 1921 में जब आंदोलन का विस्तार हुआ तो तालुकदार और व्यापारी, इनके मकानों पे हमले होने लगे, बाजार लूटे जाने लगे और अनाज के गोदामों पे कब्जा कर लिया गया। बहुत सारी जगह पे स्थानीय नेता जो थे वो किसानों को समझा रहे थे, मतलब ये नेताओं के अपने अनुसार था कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। वो कुछ भी कर रहे थे महात्मा गांधी के नाम पे और कह रहे थे महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो आदिवासी किसान जो थे उन्होंने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। जैसे आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला। गुरिल्ला आंदोलन जिसे छुप छुप के हमला किया जाता था। तो कांग्रेस जो थी वो इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। दूसरे वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पे पाबंदी लगा दी थी। तुमने 9th में पढ़ा होगा वन के बारे में सारा लेसन। वो पाबंदियां यहाँ भी लागू थी। लोग इन जंगलों में ना तो जानवर चरा सकते थे और ना ही जलाने के लिए लकड़ी ले सकते थे। लकड़ी और फल भी नहीं बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न उनकी रोजी रोटी पे असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं जो उन्हें पहले से मिले हुए थे, ये मानते थे वो। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार के लिए मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी
उनका नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति था अल्लूरी सीताराम राजू, जो एक दिलचस्प व्यक्ति था। इसका दावा था कि इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकता था, अंतरिक्ष के बारे में, चांद तारों के बारे में, लोगों को स्वस्थ कर सकता है और गोलियां भी उसे नहीं मार सकती। ये दावे थे इसके बारे में, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। राजू के व्यक्तित्व से जो चमत्कृत कुछ विद्रोही थे, उन्हें यह विश्वास था कि वो ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि अहिंसा के बल पे भारत को नहीं, हिंसा के बल पे या बल प्रयोग के जरिए ही आजाद किया जा सकता है। गुडेम विद्रोही जो थे, उन्होंने पुलिस थानों पे हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज्य प्राप्ति के लिए गुरिल्ला आंदोलन चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई, लेकिन तब तक वो अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुका था, लोगों में एकदम फेमस हो चुका था वो। इसकी आवाज चालू हो गई। ये था ग्रामीण क्षेत्रों में अवध और आंध्र प्रदेश के बारे में बात। अब चलते हैं तीसरी जगह, बागानों में। बागान मतलब वो इलाके जहां चाय, रबड़, कॉफी ये फसलें उगाई जाती हैं। तो महात्मा गांधी के विचारों के बारे में मजदूरों की अपनी अलग समझ थी। असम के जो बागानी मजदूर थे, उनके लिए आजादी का मतलब ये था कि वो जो बंद रहते थे, चार दीवारियां बनाई जाती थी, उनमें बंद रहते थे, तो उनसे आ जा सकते हैं, जब चाहें तब आ जा सकें। ये उनके लिए आजादी का मतलब था, बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए। उनके लिए आजादी का मतलब था वो अपने गांव से संपर्क रख पाए। 1859 में इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट हुआ था, जिसके तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी, बिना इजाजत। और ये इजाजत भी उन्हें बहुत कम मिलती थी, कभी कभार मिल गई तो मिल गई, वरना कभी नहीं। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों के अवहेलना करने लगे। उन्होंने मानना बंद कर दिया ऑर्डर अपने अधिकारियों के। इससे उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, तो हर एक को गांव में अपनी जमीन मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उससे पहले रेलवे और स्टीमर की हड़ताल हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ा और उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। इस आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो हर किसी ने स्वराज का अपने अपने लिए अलग अलग अर्थ निकाला था। उनके लिए एक ऐसे युग का समय था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत के बारे में बात की, तो वो सभी एक अखिल भारतीय आंदोलन से जुड़ गए। मतलब ऐसा जो पूरे भारत में फैला हुआ आंदोलन था। जब वो महात्मा गांधी का नाम लेके काम करते थे, अपने आप को उससे जोड़ते थे, तो उस आंदोलन का अंग बन जाते थे, जो सिर्फ उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था, हर जगह फैला था। अब ये चित्र है चौरी चौरा घटना का 1922 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि पुलिस के साथ हिंसा हुई लोगों की, और पुलिस वालों को जला दिया गया, 22 पुलिस वालों को थाने में। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना की वजह से यह आंदोलन वापस लिया गया फरवरी 1922 में। तो महात्मा गांधी को लगता था कि आंदोलन में हिंसा फैलती जा रही है और सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो थे वो इस तरह के जनसंघर्ष से थक चुके थे। वो चाहते थे कि जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय परिषदें बनाई गई, जैसे आज विधानसभा होती है कुछ उस तरह, उनके चुनाव में वो हिस्सा लेना चाहते थे। अरे मत चला इस पे। उन्हें लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, और यह दिखाना भी जरूरी है कि ये लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। परिषद जो थी वो लोकतंत्र से नहीं बनी है। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो वो ये थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन दो व्यक्तियों ने एक स्वराज पार्टी बनाई थी कांग्रेस के अंदर ही। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता थे,
वो ज्यादा उग्र आंदोलन चाहते थे और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि बार बार स्वतंत्रता को लटकाया जाए। आंतरिक बहस और असहमति के माहौल में दो तत्व ऐसे थे जिन्होंने आखिरी सालों में भारतीय राजनीति को एक बार फिर बदला। पहला कारक जो था सबसे बड़ा, वो था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लग गई। जो कृषि से बने हुए सारे उत्पाद थे, कृषि के खेतों में होने वाले, उनकी कीमतें बहुत कम हो गई और 1930 के बाद वो पूरी तरह ही लगभग एकदम जीरो पे पहुंच गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और तो निर्यात कम होने से किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी बहुत भारी पड़ने लगा। तो 1930 तक इस इलाके में बहुत बड़ी पृष्ठभूमि से गुजरे। इसी चीज में एक नई चीज आई। ब्रिटेन में एक नई सरकार आई थी, टोरी सरकार, जिसका अध्यक्ष था टोरी, एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री था उस टाइम। उसने सर जॉन साइमन कमीशन, जिसे कहा जाता है साइमन कमीशन, जिसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन, एक आयोग बनाया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में बना था यह आयोग और इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। इस आयोग की सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारत से कोई भी मेंबर नहीं था इसमें। सारे जो भी मेंबर थे उसके, वो सिर्फ अंग्रेज थे। तो जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, 1928 में यह कमीशन भारत पहुंचा था। बना था ये 1927 में। साइमन कमीशन का निर्माण हुआ था 1927 में। साइमन आयोग कहते हैं हम जिसे, या साइमन कमीशन कहा जाता है। इसमें यह बात ध्यान रखना कि यह आयोग बनाया गया था 1927 में, 1927। इस साल में इस आयोग को बनाया गया था, लेकिन यह भारत पहुंचा था 1928 में। तो जब यह आयोग भारत पहुंचा तो नारे लगने लगे, साइमन कमीशन वापस जाओ, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है साइमन कमीशन गो बैक। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, जितनी भी पार्टियां थी, सभी ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम भारत का वायसराय था, उसने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। मतलब अंदर ही स्वतंत्रता दी जाएगी। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है, अरे मत करो ये ऊपर। सत्यम झा कर रहा है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई कि कितने समय में किया जाएगा। उन्होंने बस इतना कह दिया कि भारत में गोलमेज सम्मेलन, एक इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा भारतीय संविधान बनाने के लिए, संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए। इस चीज से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का जो खेमा था वो आक्रामक होने लगा था। यहाँ साइड में ये बैठक हो रही है कांग्रेस के नेताओं की 1931 में। हाँ, और इसी साइमन कमीशन का जो हमला हुआ था उसी में लाला लाजपत राय को लाठियां मारी गई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद। इसी हमले के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो जो मध्यमार्गी नेता थे
वो ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था चाहते थे, लेकिन इस खेमे का असर घट रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग मानी गई। उस दिन ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। अब महात्मा गांधी को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए इस चीज को एक नया आंदोलन चाहिए था, कोई नया रास्ता चाहिए था। और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की वजह ये डेट है, 26 जनवरी 1930, क्योंकि ये डेट पहले से मानी जाती थी, इसलिए संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था। उसके बाद भी उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब चलते हैं अगली यात्रा पे, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया नमक। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करना, नमक पे जो टैक्स लग रहा था उसे खत्म करना। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। ये भोजन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, इसलिए नमक पे कर और उसके उत्पादन पे सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया, मतलब सबसे कठोर पहलू। उस पर टैक्स लगा दिया गया था नमक पे बहुत ज्यादा, और कोई उसका उत्पादन नहीं कर सकता था बिना सरकार की इजाजत के। तो महात्मा गांधी का जो एक पत्र था, ये अल्टीमेटम था, एक चेतावनी थी। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय के साथ आज्ञा ना मानना। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, तो इस वजह से महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। ये यात्रा शुरू हुई थी साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पे, जो एक समुद्र तट के किनारे का इलाका था। गांधी जी की टोली 24 दिन तक लगभग हर रोज 10 मील का सफर तय करती थी। 24 दिन, हर दिन 10 मील का सफर। और गांधी जी जहां भी रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया कि लोग अंग्रेजों को शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, अंग्रेजों की, यानी अंग्रेजों का कहना ना माने। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल के नमक बनाना शुरू कर दिया। ये इस कानून का उल्लंघन किया गया था, और यहीं से 6 अप्रैल 1930 से यह आंदोलन शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन से थोड़ा सा अलग था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए, बल्कि जो अंग्रेजी कानून थे, औपनिवेशिक कानून थे, उनका उल्लंघन करने के लिए भी कहा जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में, ये रहा दांडी यात्रा का वो जिसमें गए थे, ये उस यात्रा का एक चित्र है, तस्वीर है उस यात्रा की। तो हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, और जब आंदोलन फैला तो फिर से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में जितने भी कर्मचारी तैनात थे वो इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पे जंगलों में रहने वाले लोग वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वो लकड़ी बीनने और जानवरों को चराने के लिए जंगलों में घुसने लगे। जब ये घटनाएं देखी अंग्रेजी सरकार ने, तो उससे घबराहट हो गई अंग्रेजी सरकार में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साई भीड़ ने बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग मारे गए। 1 महीने बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रति पुलिस चौकी, नगरपालिका भवन, अदालत और रेलवे स्टेशनों पे हमले शुरू कर दिए। सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। सत्याग्रहियों पे हमले किए जाने लगे, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया, और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया उस टाइम इस आंदोलन में। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। यहाँ फिर वही समस्या आई कि महात्मा गांधी ने फिर आंदोलन वापस ले लिया।
5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पे दस्तखत किए। इस समझौते को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। इसके जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं गया था। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। ये वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तो गांधी जी ने देखा कि दमन फिर से शुरू हो गया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं और प्रदर्शनियों और बहिष्कार में रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। तो इसी बीच महात्मा गांधी ने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। साल भर आंदोलन चला, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति मंद पड़ गई। इसके अलावा इसी समय पे एक दूसरा भी खेमा आया आजादी के लिए, जो थे राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादियों को यह लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन पूरा नहीं हो सकता अहिंसा के जरिए। तो 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जहां आज क्रिकेट मैच होते हैं, उसी मैदान में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना की गई। और इसके नेताओं में जो मुख्य लोग थे वो भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। विभिन्न कार्रवाइयों को करते हुए इन्होंने कई प्रतीकों को निशाना बनाया ब्रिटिश सत्ता के। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल एक ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पे मुकदमा चला, उन्हें फांसी दी गई और उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने कहा था कि वो बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। उनका मानना था कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, जिसे नहीं छीना जा सकता, और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्रांति की इस पूजा वेदी पे अपना यौवन लाए हैं चढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है, और हम क्रांति के आगमन की बड़ी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कहा था भगत सिंह ने उस मुकदमे के दिन जब उन पे चल रहा था। आज हम इतना पढ़ते हैं। अगली बार हम देखेंगे लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया और कैसे इस आंदोलन को बढ़ाया गया आगे।